कहानी की शुरुआत में एक लड़की को दिखाया जाता है जिसके फॉरहेड पे फायर मार्क है। वो थ्री सेंट्स माउंटेन पे पिछले 500 साल से कैद में है। अब 500 साल का वक्त खत्म होने वाला है। उसने सारा प्लान बना लिया है कि वो यहाँ से कैसे आज़ाद होगा और बस उसे इस काम को अंजाम देने के लिए एक सही मोहरे की तलाश है। सीन शिफ्ट होता है रियल वर्ल्ड में, यानी 2025 की दुनिया में, जहां एक लड़की अपनी जॉब से ऑफ होते ही एक टैक्सी में बैठकर कहीं पर तो जा रही थी, लेकिन तभी उसका एक्सीडेंट हो जाता है और वो ट्रांसमाइग्रेट होकर इस फैंटेसी दुनिया में आ जाती है जहाँ का वो फायर मार्क वाला लड़का भी है। ये एक कल्टिवेशन वर्ल्ड है, यानी यहाँ लोग मेडिटेट करके हमेशा जवान रहते हैं। जादू मंत्र, डीमन रेल्म, इमोर्टल रेल्म, बुरे लोग, अच्छे लोग, एनिमल्स जो कि ह्यूमन जैसे दिखते हैं, वही सब। अगर मेरे चैनल पे पहले से ही हो तो पता ही होगा कि ये सब किस बारे में बात कर रही हूँ मैं। जब ये लड़की अपने आप को मिरर में दिखती है तो बहुत कंफ्यूज हो जाती है, क्योंकि उसने यहाँ के लोगों जैसा हेयर स्टाइल और कपड़े पहने हुए थे। उसे समझ नहीं आता कि चल क्या रहा है, पर उसे ज़्यादा टाइम नहीं लगता इस बात को समझने में कि वो किसी कल्टिवेशन वर्ल्ड में आ गई है और उसे लग रहा है कि वो शायद किसी गेम में फंस गई है और उसे कोई टास्क पूरे करने होंगे। इस जगह का नाम सेरीन फील्ड है और यहाँ पर कल्टिवेशन यानी मेडिटेट कैसे किया जाता है सिखाया जाता है। ये जगह 4 सीजन्स नामी एक पैलेस की एक ब्रांच है और इस वर्ल्ड में ऐसे 8 पैलेसेस हैं। ये सब मिलकर कहलाते हैं चंगशान सेलेस्टियल पैलेस। इस लड़की का मास्टर यानी सेरीन वेल का लीड टीचर उसे बताता है कि तुम्हारा नाम तिंगयान है और तुम्हारी याददाश्त खो गई थी तो मैं तुम्हें यहाँ लेकर आया, और तुम्हारी याददाश्त बार बार खो जाती है तो मैं तुम्हें रिमाइंड करवा रहा हूँ ये सारी चीज़ें। और तभी से यानी पिछले 3 महीनों से तुम मुझसे कल्टिवेशन की ट्रेनिंग ले रही हो। मास्टर उसे ये भी बताता है कि उसे एक सिलेक्शन परेड में भेजा जा रहा है। ये सिलेक्शन परेड हो रहा है क्योंकि ग्रैंड मास्टर, जिसे लोग लॉर्ड ऑफ मर्सी भी कहते हैं, जो इस पूरी कल्टिवेशन वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा ताकतवर है, वो 500 साल से सेक्लेशन में गया हुआ था और अब वो 500 साल ख़त्म होने वाले ही हैं। तो उनके लिए 8 पैलेसेस में से 100 डिसेबल्स को चुनकर उनके पास भेजा जा रहा है ताकि ग्रैंड मास्टर उन लड़कियों को थोड़ा कल्टिवेशन सिखा सकें और ये लड़कियां उनकी सेवा भी कर सकें। कल्टिवेशन वर्ल्ड में जब कहा जाता है कि कोई सिलेक्शन में जा रहा है, इसका मतलब होता है कि वो शख्स दुनिया से आइसोलेट होकर अकेले में मेडिटेट करता है, और ऐसे लोगों की सिलेक्शन जब ख़त्म हो जाती है और वो दुनिया के सामने दोबारा से आते हैं तो वो पहले से कई ज़्यादा ताकतवर हो चुके होते हैं। तिंगयान परेशान होती है क्योंकि वो तो अभी तो इस वर्ल्ड में आई है और बेचारी को कुछ पता वता है नहीं, और इसे पता नहीं कहाँ इस दुनिया के सबसे पावरफुल कल्टिवेटर ग्रैंड मास्टर के पास भेजा जा रहा है। लेकिन तिंगयान का मास्टर कहता है तुम्हें बस नंबर्स पूरा करने के लिए भेज रहे हैं, तुम सेलेक्ट नहीं होगी क्योंकि तुम बहुत लो लेवल की कल्टिवेटर हो। वहाँ तो बहुत पावरफुल कल्टिवेटर्स को ही सिलेक्ट किया जाने वाला है। ये दोनों अब एक बर्ड के ऊपर बैठकर वहाँ पहुँच जाते हैं जहाँ सिलेक्शन हो रहा होता है। यहाँ 8 पैलेसेस और उनकी ब्रांचेस से सिर्फ फीमेल कल्टिवेटर्स आई होती हैं। यहाँ 8 पैलेस के सभी लीडर्स भी मौजूद होते हैं। तिंगयान क्राउड में घुसने से कतरा रही होती है, लेकिन उसका मास्टर उसे एक जादू से पुश कर देता है, जिसके बाद तिंगयान डायरेक्ट बाकी पार्टिसिपेंट्स के पास पहुंच जाती है। तिंगयान वहां एक लड़की से टकरा जाती है और उस मोमेंट पर उसे अपनी बॉडी में कुछ अजीब सा एहसास होता है। अब सिलेक्शन स्टार्ट होती है। सभी गर्ल्स मेडिटेशन में बैठ जाती हैं। जिस भी लड़कियों की कल्टिवेशन का रैंक हाई होगा उन पे रोशनी चमकेगी, और जिस पे रोशनी चमकी मान लो वो सिलेक्ट होगी। तो ऐसा ही होता है, कई लड़कियों पे ये रोशनी चमकती है। कुल 100 गर्ल्स जो होती हैं वो सिलेक्ट हो जाती हैं, और सबसे शॉकिंग बात बताऊं तो यह लाइट तिंगयान पे भी चमकी थी, जबकि उसका रैंक तो बहुत लो था। जो लड़की अभी थोड़ी देर पहले तिंगयान से टकराई थी वो तो बहुत ही कोई पहुंची हुई कल्टिवेटर थी, पर उसका सिलेक्शन नहीं हो पाया। इसलिए सबको लगता है कि तिंगयान को उसकी कल्टिवेशन नहीं बल्कि उसकी खूबसूरती की वजह से चुन लिया गया है। नेक्स्ट डे सभी गर्ल्स अपने अपने पैलेसेस वापस चली जाती हैं। तिंगयान के पैलेस सेरीन वेल वाले लोग तो बहुत ही ज़्यादा कोई खुश होते हैं और पार्टी करते हैं, लेकिन तिंगयान मास्टर से कहती है कि मुझे वहाँ नहीं जाना है। वो मन में सोच रही होती है कि वो अभी तो आई है और उसे लगा कि उसे कुछ दिन रियलिटी से छुट्टी मिल जाएगी,
काम नहीं करना पड़ेगा, पर यहाँ तो इसे ग्रैंड मास्टर की सेवा करने भेजा जा रहा है और वो मास्टर को ये सब तो नहीं बता सकती ना वो कहाँ से आई है, बस यही कह सकती है कि उसे डर लग रहा है। मास्टर उसे कन्विंस कर लेता है बोलकर कि तुम्हारा सेलेक्ट होना हमारे सेरेमनी के लिए फ़ख्र की बात है, तुम टेंशन क्यों ले रही हो, तुम्हारी कल्टिवेशन वैसे भी बहुत लो है और जब उन लोगों को पता चलेगा तो वो खुद ही तुम्हें निकाल देंगे, फिर तुम यहाँ आ जाना वापस, पहले जैसे रहना, मज़े करना। निंगियान मान जाती है। अगले दिन 100 गर्ल्स को ग्रैंड मास्टर के 3 सेंट्स माउंटेन के बाहर ले जाया जाता है। लीडर्स ग्रैंड मास्टर को बताते हैं कि इन सभी गर्ल्स को यहाँ तुम्हारी स्टूडेंट्स बनने और तुम्हारी सेवा के लिए चुना गया है। ग्रैंड मास्टर की कहीं से आवाज़ आती है जो गुस्से में कहता है कि मुझे किसी स्टूडेंट की ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर अंदर आने देता है। गर्ल्स बहुत डरे हुए होती हैं। तिंगिया तो वहाँ से भागने की कोशिश भी करती है, लेकिन वहाँ माउंटेन के अंदर जगह जगह पे बैरियर्स लगे हुए होते हैं, यानी इनविजिबल दरवाजे होते हैं जो यहाँ से आने और जाने का रास्ता ब्लॉक करती हैं। तो उन बैरियर से टकरा कर तिंगियान घिर जाती है। ग्रैंड मास्टर ऊपर से टेरेस पे खड़ा हुआ ये सब देख रहा होता है। उसे महसूस होता है कि तिंगियान में डीमन रैम की ऑरा है, मीन्स इससे डीमन रैम वालों ने मुझे मारने के लिए भेजा है। बाकी सब गर्ल्स को एक बड़ा सा सरपेंट स्नेक जो कि ग्रैंड मास्टर का पेट स्नेक और उसका रक्षक भी है वो हॉल में ले जाता है और तिंगियान भी इन गर्ल्स के पीछे पीछे आ जाती है क्योंकि उसे लगता है कि अगर वो अकेली रही तो पक्का मारी जाएगी, जैसा कि हॉरर मूवीज़ में होता है। जो ग्रुप से अलग हो जाता है उसे भूत पहले ही मार देता है। सरपेंट स्नेक इन सभी को एक हॉल में ले आया होता है जहाँ ग्रैंड मास्टर मौजूद था। इस जगह पर बहुत सारा खून गिरा हुआ था ज़मीन पर, तो इसीलिए सभी गर्ल्स स्पेशली तिंगियान काँप रही थी। ग्रैंड मास्टर पूछता है कि तुम सब यहाँ क्यों आई हो। एक लड़की बोलती है कि मैं तो आपकी सेवा करने आई हूँ। ग्रैंड मास्टर उसे कहता है कि तुम झूठ बोल रही हो और उसे मैजिक से उछाल कर गिरा देता है। एक और लड़की तो सीधा ग्रैंड मास्टर पर अटैक कर देती है, पर ग्रैंड मास्टर इतना ताकतवर है कि बस एक उंगली के इशारे से उसकी जान ले लेता है। ये लड़की किसी और का रूप लेकर यहाँ आई थी। ये सब देखकर तो तिंगियान और भी ज़्यादा डर जाती है और जब ग्रैंड मास्टर उसके पास जाता है और वो उसकी शक्ल देखती है तो बड़ा ही कोई हैंडसम और यंग था, जबकि उसे लग रहा था कि ग्रैंड मास्टर कोई बूढ़ा आदमी होगा। ग्रैंड मास्टर तिंगियान से पूछता है कि तुम्हारा क्या मकसद है। तिंगियान बोलती है कि वो बस ऐसे ही आई है यहाँ पर। ग्रैंड मास्टर को जैसा कि पता चल गया है वो डीमन रैम से है, तो वो उसे उगलवाने की कोशिश कर रहा होता है, पर तिंगियान को खुद ही कुछ पता नहीं है कि वो डीमन रैम से आई है, तो क्या ही बताएगी। ग्रैंड मास्टर शायद तिंगियान को मार ही देता, लेकिन जब तिंगियान उसे देखती है तो ग्रैंड मास्टर की फोरहेड पे वो फायर मार्क अपीयर हो जाता है, जिसकी वजह से जो अंदर जो फायर है वो बेचैन सी हो जाती है और फिर ग्रैंड मास्टर सभी गर्ल्स को यहाँ से जाने बोल देता है। अब पहली बारी में तो कोई जाने से रही, हिलती भी नहीं है कोई, तो सिम्मा जाओ जोर से चिल्लाता है, निकल जाओ यहाँ से सब, और सारी की सारी दुम दबाकर यहाँ से भाग जाती है। तो गाइस ग्रैंड मास्टर का नाम है सिम्मा जाओ और असल में वो कोई सेक्रेशन यानी आइसोलेशन में मेडिटेट करने के लिए नहीं गया था, बल्कि ये वही पहले सीन में दिखाया जाने वाला लड़का है। ये जो 8 पैलेसेस हैं उनके जो लीडर्स हैं उन सभी ने मिलकर सिम्मा जाओ को यहाँ कैद करके रखा था और बाकी सबको ये बताया कि सिम्मा जाओ सेक्रेशन में गया हुआ है। सिम्मा जाओ बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है, इसीलिए वो पूरे सेलेस्टियल पैलेस का लीडर है। लेकिन जब तक सिम्मा जाओ सेक्रेशन यानी कि कैद में था, शी पैलेस का लीडर ही सेलेस्टियल पैलेस के लीडर की सारी जिम्मेदारियां निभा रहा था। ये जो शी पैलेस है वो सिम्मा फैमिली के प्रोटेक्टर्स भी हैं, क्योंकि जो सिम्मा फैमिली के लोग होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं पूरे सेलेस्टियल पैलेस के लिए, क्योंकि उनके पास होता है स्पिरिट फायर और ब्लडशेड ब्लूम, जो कि दोनों ही अगर नहीं होंगे तो सेलेस्टियल पैलेस का कोई भी शख्स कल्टिवेट नहीं कर पाएगा, उनकी सारी पावर्स चली जाएंगी। अब सिम्मा की फैमिली क्योंकि इन दोनों चीज़ों को कंट्रोल कर सकती है, इसीलिए 8 पैलेसेस के लोग इन पर डिपेंड है। मगर जब सिम्मा जाओ बेबी था तब उसके डैड पागल हो गए और उन्होंने अपनी पूरी फैमिली को स्पिरिट फायर से जलाकर मार दिया, मतलब ऐसा कहा जा रहा है। जब वहाँ 8 पैलेसेस के लोग पहुँचे तो देखा कि पूरी सिम्मा फैमिली ख़त्म हो चुकी है और सिर्फ बेबी सिम्मा जाओ ही जिंदा बचा है। सिम्मा जाओ के फोरहेड पे फायर मार्क था, यानी जो स्पिरिट फायर है सिम्मा जाओ की बॉडी से कनेक्टेड है और ये उसे कंट्रोल कर सकता है। अब 8 पैलेसेस के लोग सिम्मा जाओ को इस 3 सेंट्स माउंटेन पर लेकर आ गए ताकि उसे कंट्रोल कर सके
अपने लिए यूज़ कर सके। सिमा जाओ के अंदर ये जो स्पिरिट फायर है वो अक्सर ही अचानक से उस पर हावी हो जाती है, जिस वजह से सिमा जाओ को अनबियरेबल पेन होता है। और इस दर्द से छुटकारा हासिल करने के लिए छोटे सिमा जाओ ने कई बारी अपनी जान लेने की कोशिश भी की थी। इसीलिए 8 पैलेसेस के लोगों ने उसे थ्री सेंट्स माउंटेन पे कैद कर दिया। उसकी बॉडी में कुछ कीलों को डाल उस पे कोई स्पेल कर दिया, जिसकी वजह से अब वो सुसाइड भी नहीं कर सकता, यानी कि उसे दर्द भी बर्दाश्त करना पड़ेगा और वो खुद की जान भी नहीं ले सकता। तो ये एक बहुत बड़ा स्पेल है जो कि उसको तकलीफ़ दे रहा था पूरे 500 साल से। यहाँ तक कि ये जो 8 पैलेसेस के लीडर्स हैं, कहने को तो उन्होंने ये जो लड़कियां भेजी हैं वो सिमा जाओ की केयर के लिए भेजी हैं, लेकिन 8 लीडर्स ने अपनी अपनी सबसे काबिल डिसेबल को अपने खास मकसद को पूरा करने के लिए भेजा है। कुछ लड़कियां यहाँ सिमा जाओ के पैलेस से ब्लड शेल ब्लूम को चुराने आई हैं, जो कि इनको सदियों तक कल्टीवेट करने के लिए पावर दे सकता है। तो कोई यहाँ सिमा जाओ को अपने प्यार में फंसा कर उसके साथ बच्चा पैदा करने के लिए आई है, ताकि एक बार जब बच्चा पैदा हो जाए तो वो भी स्पिरिट फायर को कंट्रोल कर सकेगा और फिर इनका जो पैलेस होगा वो सेलेस्टियल पैलेस का लीडर बन सकेगा और फिर इनको सिमा जाओ की ज़रूरत नहीं होगी तो उसे मार देंगे। मतलब लंबी प्लानिंग है सबकी। थ्री सेंट्स माउंटेन पर जब सिमा जाओ सबको अपने टावर से बाहर निकाल देता है तो वो सभी गर्ल्स बाहर आकर टीम्स में डिवाइड हो जाती हैं, क्योंकि ये सभी अलग अलग पैलेस से आई थी और इनका अपना अपना मकसद था। तिंग्यान अलग रहना पसंद करती है तो वो किसी भी ग्रुप के साथ नहीं रहती, किसी को ज्वाइन नहीं करती। उसके पैर में चोट आ गई थी जब वो यहाँ से भागने की कोशिश कर रही थी, तब बैरियर से टकराकर गिर गई थी, इसलिए अब वो ठीक से चल भी नहीं पा रही थी। तभी रूलिंग नामी एक कल्टिवेटेड गर्ल तिंग्यान के पास आती है और हीलिंग मैजिक यूज़ करके उसकी चोट को हील कर देती है। तिंग्यान को रूलिंग का ये जेस्चर बहुत अच्छा लगता है और वो उसे बातचीत करने की कोशिश करती है, अपना नाम वगैरह बताती है और उसका पूछती है, बोलती है कि तुम यहाँ क्या कर रही हो, तुम भी क्या मेरी तरह लिटिल वर्क मोर रेस्ट करने के लिए आई हो क्या? एक्चुअली तिंग्यान प्रेजेंट वर्ल्ड से वहाँ ट्रांसमाइग्रेट होकर गई है, तो वो कैजुअल लैंग्वेज बोलती है, इसलिए बाकियों को तिंग्यान की बातें ठीक से समझ नहीं आती। रूलिंग को लगता है कि वो उसे पता चल गया है कि रूलिंग डीमन रेल्म से है, पर तिंग्यान एक्सप्लेन करती है कि वो बस सबकी नज़रों से दूर रहना चाहती है, उसे ग्रैंड मास्टर या उसके आसपास रहकर कल्टीवेशन बढ़ाने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। अगर तुम्हें भी मेरे साथ चलना हो तो चलो, जिस पर रूलिंग साथ जाने से मना कर देती है, पर बोलती है कि अगर तुम्हें मेरी ज़रूरत हो तो तुम मुझे कभी भी बता सकती हो, बुला सकती हो, मैं आ जाऊंगी। रूलिंग जो है वो यिन पैलेस से आई है, पर वो असल में डीमन रैल्म की है। कुछ डीमन रैल्म के लोग जो बैरियर बनने से पहले इमोर्टल वर्ल्ड में रह गए थे, उन्हें यिन पैलेस के लोगों ने अपना गुलाम बना लिया और उनसे मेहनत मजदूरी वाले काम करवाए। रूलिंग उन्हीं में से एक स्लेव गर्ल है, लेकिन वो काबिल थी, इसलिए यिन पैलेस के लीडर ने रूलिंग को यिन पैलेस के बाकी डिसेबल्स के साथ कल्टीवेशन सिखाया, ताकि वक्त आने पर वो रूलिंग से अपना काम निकलवाने के लिए फ़ायदा उठा सके। रूलिंग के साथ यहाँ यिन पैलेस से 2 और हाई रैंक कल्टीवेटर्स भी आई हुई थी। इनमें से एक कल्टीवेटर जिसका नाम अंशु है, वो बोलती है कि हमें सिमा जाओ को जल्द से जल्द मार देना होगा, जिस पर दूसरी वाली कल्टीवेटर बोलती है कि स्पिरिट फायर सिमा जाओ की बॉडी में मर्ज हो चुकी है, अगर हम सिमा जाओ को मार देंगे तो स्पिरिट फायर भी नहीं रहेगी और फिर हम सब कल्टीवेशन कैसे कर पाएंगे। तो एंड्रिश बोलती है कि सिमा जाओ के पास ब्लड शेल ब्लूम नाम के बहुत सारे फ्लावर्स हैं जिसमें सिमा फैमिली का खून है, हम उसे चुरा लेंगे, उसे सदियों तक कल्टीवेशन कर पाएंगे। और फिर ये लड़की रूलिंग को भी ब्लैकमेल करती है कि वो जल्द से जल्द सिमा जाओ को मार दें, क्योंकि उसके लोग वैसे भी मास्टर के पास हैं। उसका मतलब है कि अगर रूलिंग ने इनकी बात नहीं मानी तो इनका मास्टर डीमन रैल्म के गुलामों को और परेशान करेगा। एपिसोड के लास्ट सीन में रिवील होता है कि तिंग्यान डीमन रैल्म की स्पाई है और फिर एपिसोड खत्म हो जाता है। आगे के एपिसोड्स के एक्सप्लेनेशन चाहिए तो कमेंट करके जरूर बताना। दैट्स इट गाइस, होप आपको शो पसंद आया होगा और अगर ऐसा ही है तो आप लोग वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट भी कर सकते हैं। गुड बाय।